बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पूछें कि इजराइल के साथ क्या हो रहा है तो सही मायनों में अब इजराइल की इकोनॉमी की मौत होने जा रही है और इतना बड़ा इजराइल को झटका लग रहा है कि जिसकी इंतहा नहीं है। OCL असल में एक कंपनी है जो शिपिंग कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर हांगकांग में है। ये असल में चाइनीज कंपनी है लेकिन हांगकांग में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरेस्टिंग मामला ये है कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब वो कैंसिल करने जा रहे हैं तमाम शिपिंग, जितना सामान जाता है इजराइल के लिए अपने रूट्स बंद करने जा रहे हैं और वो जो सामान इजराइल के लिए जाएगा उसके लिए अपनी सर्विसेज मुहैया नहीं करेंगे। इजराइल के लिए अब तक का सबसे बड़ा अगर कोई झटका हो सकता है तो वो ये हो सकता है, और ये असल में इजराइल की जो बर्बादी है उसके ताबूत में आखिरी कील अगर कोई कह सकते हैं तो वो ये इस वक्त ठुक चुका है। सबसे बड़ा इजराइल के लिए मसला ये पैदा हुआ है कि शिपिंग कंपनी ने जब ये अनाउंस किया है तो उन्होंने कहा जी हमने आज के बाद कोई ऐसा कंटेनर माल रिसीव नहीं करना जो इजराइल तक जाए और हमने अपनी बर्बादी नहीं करनी। अब ये सूरत हाल है। आप सोचें कि इनका 90 मुल्कों में ऑपरेशन है, 90 मुल्कों में, और पूरे वर्ल्ड के अंदर न जाने कितने इनके ऑफिसेस हैं, पूरे वर्ल्ड में इनके ऑफिसेस हैं। और यहाँ पर आप सोचें ज़रा, जब उन्होंने इसराइल के लिए बंद किया है तो इसकी देखा देखी बाकी जितनी कंपनीज हैं वो भी इसराइल से रुख मोड़ने जा रही है। यानी अब क्लियरली इंडिकेट कर दिया है चीज़ों ने कि जिस बर्बादी को इजराइल ने कभी सोचा भी नहीं था अब वो होने जा रही है। अब इसके साथ साथ बाकी तमाम जो कंपनीज है, देखिए पहले मामला ये था कि आप रूट लंबा लेते थे, अब वो मामला नहीं हुआ। अब वो कंपनीज ने कह दी हमने काम ही नहीं करना, हमने इनका माल पहुंचाना ही नहीं है। और जितना लोग इजराइल से माल मंगवाते थे वो तो माल डेफिनेटली बात है कि अब नहीं मंगवाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि देखिए इंश्योरेंस कंपनीज कैसे काम करती हैं। आप अपना माल कोई लेकर जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज पैसा कैसे कमाती हैं। अब इंश्योरेंस कंपनी काम ये करती हैं कि जिन लोगों के कंटेनर्स आ रहे हैं हर एक इंश्योरेंस हुई है कि अगर वो डूब जाएगा या गिरेगा या कुछ होगा तो उसको पैसे दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर एक जगह है वहां पर 10 लाख लोग रहते हैं और सब ने लाइफ इंश्योरेंस करवाई हुई है जैसे कंटेनर्स की होती है, तो इंश्योरेंस कंपनी अगर सारी मरना शुरू हो जाए किसी हादसे में तो बैंकरप्ट हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है जिस तरह कंटेनर्स है उनको कमाई कैसे होगी कि जी भाई किसी का एक्सीडेंट है, कितने एक्सीडेंट होते हैं, 10 लाख लोगों ने करवाया तो 0.01% भी एक्सीडेंट नहीं होते। तो वो इस तरह वो पैसा कमाती है, लोगों से पैसा ले लेती हैं। अब आप सोचिए जरा, इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस की हुई है और आपका अरबों डॉलर्स का माल गया है और वो जो इंश्योरेंस होती है वो उसकी कीमत से ज्यादा होती है। आपने वहां पर मिसाइल दाग दिए और सारे का सारा माल घर को गया, और ऊपर से आप देख ले यमन ने ऐलान किया है कि हमने जो कंटेनर्स हैं वो गर्क कर देने हैं समंदर के अंदर। तो आप बताइए कोई इंश्योरेंस कंपनी इन कंटेनर्स की इंश्योरेंस करेगी? अब वो जाहिर सी बात है प्रीमियम उनका बहुत ज्यादा चार्ज हो जाएगा और वो ये कहेंगे कि इस रूट के लिए इंश्योरेंस नहीं है। यहाँ तो 99.99% है कि अगर मिसाइल मारेंगे लगेगा तो बात बनेगी। तो इस सूरत हाल में हम तो नहीं दे सकते, वो तो हाथ खड़ा कर देंगे कि भाई ये तो तबाही है, आगे उनको इतना नुकसान हो चुका है। तो उन्होंने कह दिया है कि भाई यहाँ से जो रूट जाएगा उसको तो इंश्योर नहीं करेंगे और ऊपर से तो जाएगा उसके भी चार्जेस बहुत ज्यादा होंगे। अब असल कहानी ये है कि पूरा इसराइल मुतासर होने जा रहा है। देखिए शायद यमन का जो इकदाम है, अगर हम ये बात करें कि हर लिहाज से आप किसी को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप पाकिस्तान की मिसाल ले लें। हमारी इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया, सत्यानाश हो गया है। बिल्कुल पाकिस्तानी कौम कब्र में पहुंची हुई है और इकोनॉमी की हमारी हालत बुरी है। पूरा मुल्क उससे असरअंदाज हो रहा है ना। ये सूरत हाल इसराइल के साथ अब पेश आपको होती नजर आएगी। आप किसी भी मुल्क के ऊपर कोई जंग मुसल्लत कर दें, कुछ कर दें, असल तबाही उनकी तब होती है जब आम सारिफ जो होता है वो उसको मुतासिर हो। यानी आप एक चीज़ ही खरीद रहे हैं, घर की आप चीज़ है, सब कुछ तो इसराइल बनाता नहीं है, घर की आप चीज़ खरीद रहे हैं, आपने शराब खरीदनी है, आपने बहुत सारा माल खरीदना है। इवन कि आप ये देख लें कि पिंक सॉल्ट, गुलाबी नमक जो है वो भी जाता है पाकिस्तान से, जो जाता है वो किसी और मुल्क के थ्रू होता हुआ आगे जाता है। जब कोई भी मुल्क यहाँ से सामान भेजने को तैयार नहीं होगा तो आप बताइए कि इसराइल की इकोनॉमी ज़मीन बोझ होगी या नहीं होगी। अब यही बात है, आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि इसके साथ हो रहा होगा क्या। इन्होंने ये काम किया, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उन्होंने हाथ हटा लिया, कहा जी हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अनटिल फर्दर नोटिस कोई आता है और वो नोटिस क्या होगा जी, ये जंग है। अब
इजराइल के ऊपर इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है कि आप इस जंग को खत्म करें। ये वो चीज इजराइल नहीं चाहता था। देखिए असल में हुआ ये था कि गजा में चल रही थी जंग, ठीक है जी, वो जा रहे हैं और ऑपरेशन करें, हो सकता है ये ऑपरेशन आप 1 साल भी कर लें। जैसे मिसाल के तौर पर अमेरिका ने अफगानिस्तान में 21 साल जंग लड़ी, उनके फौजी मारे गए, नेटो के लोग, सब कुछ, वो जंग हार गया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो गया, लेकिन अमेरिका बैंकरप्ट तो नहीं हुआ ना। अमेरिका की वो तबाही, ठीक है, उसका दबदबा खत्म हो गया, उसका रोब खत्म हो गया, उसकी चीजें खत्म होगी, ये सारा कुछ हुआ, लेकिन वो नहीं हुआ कि अमेरिका बिल्कुल कब्र में पहुंच जाए। एग्जैक्टली यही सूरत हाल इजराइल के साथ हो सकती थी अगर सिर्फ गजा तक ऑपरेशन रहता। लोग कहते ठीक है यार, इसराइल को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। नुकसान इसराइल को अब शुरू हुआ है कि उन्होंने कहा जी कोई माल यहाँ से नहीं जाएगा। 40% से ज्यादा ट्रेड यहाँ से होती है। उन्होंने कहा जी यहाँ से तो कोई माल नहीं जाएगा। अब कंपनी से हाथ खड़े कर दिए। असल में कंपनीज वेट कर रही थी कि अमेरिका प्रोटेक्शन देगा, अमेरिका ने प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया और उसका अपना सिस्टम काम नहीं कर रहा। उसका कई दफ़ा वो मिसाइल डिटेक्ट कर लेता है, कई दफ़ा नहीं करता, ड्रोन्स आते हैं, चीज़ें आती हैं, तो वो दोनों तो नहीं काम कर पाते। अब असल में जो तबाही है वो आम लोगों तक जा रही है। आम लोगों तक जब कोई तबाही जाती है तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, तो फिर वहां पर यह फैसला हो जाता है कि यार अब हमने लड़ाई नहीं करनी। आम लोगों का मतलब यह है कि वो जो सारिफ एंड यूजर है उसको इतना नुकसान होता है, इतने पैसों का नुकसान होता है, वो कहता है कि भाई मेरे पास इकोनॉमी चल नहीं रही, मैं कैसे काम। अब वो कहेंगे जी आप जंगी ऑपरेशन बंद करें। इजराइल की अब जो फौज है उनको बजट नहीं मिलेगा पीछे से। अब आम पहले ही कह रही है कि आप इतना बजट खाते हैं, आप दुनिया के अंदर, हमने आपको जहाज लेकर दिए, हमने आपको पैसा दिया, आपने F-35 खरीदे, आपने कहा जी F-35 हमारा जो ताकत है। आप जानते हैं कि उस वक्त फौज का बजट महंगा करना पड़ा था, एयरफोर्स का बजट महंगा करना पड़ा था। इन्होंने कहा कि हम F-35 लेंगे अमेरिका से, आपकी हिफाजत ऐसी होगी जो किसी की नहीं हो सकती। उन्होंने कहा झक मारने के लिए तुमने किया हमारी हिफाजत, यानी तुम घर क्या रहे हो। अब करते करते सूरत हाल का ये लेवल हो गया है कि माल नहीं पहुंच रहा, एक चीज। दूसरी जानिब आप ये देखें कि लिबनान से आज हमला हुआ और ये सारी सूरत हाल चली। न्यूज है कि इसराइल में कितनी बुरी आ रही है। वो सीधा हमला जाकर इसराइल के टैंक पर, वो रुका ही नहीं और इनके फौजी मारे गए। अब आप ये सोचें कि जब ऐसा मामला हो रहा है कि इसराइल के अंदर लोग मारे जा रहे हैं, यानी आप सोचें कि डेली, पहले तो इसराइल खबर ही नहीं देता था, वो जी कोई बंदा ही नहीं मारा गया, चले अब वो करते करते नाना करते उसकी इतनी कम से कम खबर तो आना शुरू हो गई है इसराइल की कि डेली बेसिस पर 5, 6, 4, 5 इतने फौजी मारने की वो खबरें दे रहे हैं, जबकि जो नंबर्स आते हैं वो बड़े ज़्यादा है। अब मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि एक तस्वीर है और ये बड़ी अजीबोगरीब तस्वीर है और ये मजाक उड़ाया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त, और मजाक बड़े अजीबोगरीब तरीके से उड़ाया जा रहा है कि हमास के लोग हैं। और यानी आप देखें कि वो काम ये कर रहे हैं कि उनको कहा यह जा रहा है कि आप लोग आगे हैं, पीछे से वो सेल्फी ले रही है। असल में आप जानते हैं कि कल वाक़या हुआ है और उसमें वाक़या कुछ इस तरह से था कि इजराइल के फौजी यानी पूरी तरह बैठे हुए थे अपना सारा सिस्टम करके, पोजीशंस लेकर, और पीछे से हमास का एक बंदा आता है, वो पहले इस तरह सेल्फी लेता है, वो वीडियो बनाता है और इनको पता ही नहीं है। यानी वो असल में ऐसे सुरंगे हैं कि ये सहरा टाइप इलाका वहाँ से निकल कर आ गए। अब ये बात इसराइल को, यानी उनके आम लोगों को आप कैसे समझाएंगे कि यार ये सुरंगे अजीबो गरीब है, ये अंदर से निकल कर आ जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, लोग उनके मारे जाते हैं। करते करते इजराइल के लिए अब ये मामला आ गया है कि पूरी तरह गेम उनके हाथ से निकल गई है। और आप ये देखें कि ये मिसाल के तौर पर अब ये एक बहुत बड़ा ट्रक था जो कि उलट गया है। ये असल में मिसाइल लेकर जा रहा था और ये मिसाइल उन्होंने मार रहे थे गजा के ऊपर, और रास्ते में कहीं उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो चीज़ें गिरकर सामने आ गई। और वो तस्वीर ऐसा लग रहा है कि आप अगर गौर करें तो कुदरत भी इनके खिलाफ हो चुकी है। इन्होंने जुल्म कम किया है, कम किया इन्होंने जुल्म। और आप ये देखिए इस वक्त उनको मार पड़ी है। उन्होंने सोचा था, देखिए इसराइल प्लानिंग क्या करके बैठा हुआ था, प्लानिंग उसको पता था कभी ये शिपिंग वाला मसला हल होगा। अब इसके बाद तो इसराइल पर दबाव आएगा, यार ये जंग बंद करो, अगर माल ही नहीं जाएगा तो इसराइल तो तबाह हो जाएगा। दूसरी सूरत हाल ये है कि वो तैयारी क्या करके बैठे हुए थे, जंगों की तैयारी उनकी ये थी कि भाई ये जैसे जंग होगी हम उसके बाद खित्ते में जंग को मूव कर देंगे। प्लान अभी भी वही है। अमेरिका अगले हफ्ते प्लान बना रहा है यमन पर हमला करने का। यमन ने कहा कि तुम जब हमला करोगे हम अमेरिका को बता देंगे कि अमेरिका के साथ इस खित्ते में जो तबाही होगी वो दुनिया ने नहीं देखी।
असल में या तो अमेरिका की बहुत बड़ी तबाही होनी है या इसराइल की होनी है। इसराइल जंग हारे, रोके, करे, कुछ भी करे, पूरी दुनिया में वो बेनकाब हो गया, उसकी तबाही सर पर है। अमेरिका की नौजवान नस्ल में 50% लोग कहते हैं इसराइल का वजूद ही नहीं रहना चाहिए बरकरार। बताइए, आज से पहले आपने कभी ये चीजें देखी थी? जब अगर नहीं देखी तो फिर सूरत हाल आपके सामने है। अब आप सोचिए जरा कि इसके बाद ये ऑपरेशन करें, खंडर बना रहे, चीजों को तबाही करें, वो सारे का सारा मामला एक जगह हम रख पड़ते हैं तो फिर चीजें आपको समझ आती। लेकिन यहां पर जो सूरत हाल है उसका तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि इजराइल इस जंग को आगे लेकर जा रहे हैं। प्लानिंग उन्होंने की थी कि जी हम एयर स्ट्राइक करेंगे, हम जाएंगे, अमेरिका आएगा, नेटो और ये बाकी सारे ममालिक, कुछ इस तरह से लड़ाई होगी तो हमारे लिए फायदा ही फायदा है। किसी ने सोचा था कि यमन उठ के यानी आउट ऑफ सिलेबस आ जाएगा और आपके शिपिंग जहाज जो है वो तबाह करेगा और कंपनीज बंद कर देंगी। देखिए, सबसे ज्यादा इजराइल का माल आता है चाइना से, माल उनका इंडिया से भी आता है, माल उनका आता है यूरोप से। आप बताइए कि इजराइल के अंदर पहुंचने वाला जो रॉ मटेरियल है, जब वो पहुंचेगा ही नहीं तो उनकी इकोनॉमी के साथ क्या होगा? आप ये सोचो, उनकी इकोनॉमी नेगेटिव में जा रही है, उनकी इन्वेस्टमेंट खत्म हो रही है। बिजनेसमैन सबसे ज्यादा मुतासिर तब होता है कि जब उसका पैसा जा रहा होता है। तो वहां का जो इन्वेस्टर है उसने हाथ खड़े कर लिए, उसने कहा भाई हमसे नहीं ये काम होते, आप ये काम करते रहे अपने मुल्कों में। देखें, 57,000 इजराइल के अंदर जो कंपनीज हैं वो उनको स्टेक पर लगा हुआ है सारा काम। वो कह रही हैं कि हमारे पास चीजें खत्म हो रही है और जैसे जैसे जंग बढ़ रही है वैसे वैसे इन्वेस्टर पैसा निकाल रहा है और पैसा निकाल कर वो दूसरे ममालिक में जाकर इन्वेस्ट करेगा। ये कुछ छोटे मोटे इन्वेस्टर नहीं होते, ये बड़े लेवल के होते हैं इन्वेस्टर। अब इस सारे मामले के अंदर आप ये देखें कि पूरी दुनिया में बाइकआउट की मुहिम चल रही है। ओ जी हम फलाना कर लेंगे, ये कर लेंगे, मैकडोनल्ड की और बाकी सांस। आप ये देखिए हमारे पास है क्या? मुस्लिम ममालिक में, बाकी ममालिक में तो चलो कुछ ना कुछ होगा, हमारे मुल्क में क्या है? आप मैकडोनल्ड या बाकी चीज़ों का बाइकआउट करते तो आप आम लोगों को कितनी बुरी तरह तबाही का शिकार कर रहे हैं। यानी आम लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, नौकरियां उनकी चली जाएंगी। या तो आपके मुल्क में उसका कोई अल्टरनेट हो, या आप उसको कोई नौकरी दे रहे हो, या आप उनकी इकोनॉमी में कोई यानी अपनी कोई हाई लेवल की हो। मिसाल के तौर पे ये बॉटल्स, ये कितनी कुछ है, ये अगर आप इसका बाइकआउट करते हैं तो आप सोचो उसके बाद होगा क्या? उसके बाद कोई है इस लेवल का कोला है कोई चीज़? वैसे भी खैर ये भी 2 नंबर बन रही होती है, लोगों ने जो काम किया हुआ है। बहुत सारी 2 नंबरी कंपनी को पता ही नहीं होता उनके नाम से चल रही हैं चीज़ें। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर असल जो नुकसान है वो बाइकआउट ने भी नहीं पहुंचाया, हमास के ऑपरेशन ने तो जो पहुंचाया है, असल में तो यमन ने नुकसान पहुंचाया उनकी इकोनॉमी को। आपका माल ना है, आपके पीछे देखिए इतना मसला बढ़ जाता है। आपको याद होगा आज से तकरीबन 3 साल पहले बीमारी आई, पूरा वर्ल्ड बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, सब कुछ हो गया। आप सोचे सप्लाई चेन मुतासिर हुई थी तो क्या हाल हो गया था? आप जानते हैं ना पूरे वर्ल्ड में आपने क्या देखा। एग्जैक्टली यही सूरत हाल है। इजराइल के लिए तो लॉकडाउन लग गया ना। देखिए माल आपका आ नहीं रहा तो कंपनीज आपको छोड़कर जा रही हैं, इन्वेस्टर आपका पैसा खींच रहा है। सबसे बढ़कर बात यह है, सबसे बढ़कर कि जो पैसा है वो इसराइल से जब बाहर जाएगा तो इकोनॉमी उनकी क्रैश होगी। आप इसको रिकवर करते 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 भी कितने साल लगा देंगे, इस बारे में कुछ भी कहना कबलस वक्त होगा। और मजीद जो सूरत हाल चल रही है वो तो ये क्लियरली बता रहे हैं, वो तो कह रहे हैं जी हमने तो अभी कई महीनों तक जंग लड़नी है। तो इनकी देखा देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज बाकी भी कहेंगी यार हमने माल भेजना ही नहीं है। अब इससे इसराइल के ऊपर प्रेशर आएगा कि आप इस जंग को बंद करें। जब इसराइल इस जंग को बंद करेगा तो बस आप ये समझ लें कि फिर इसराइल उस टर्म्स एंड कंडीशन पर बंद करेगा, उन शराइत पर बंद करेगा जो हमास असल में ये शराइत चाह रही थी। देखिए हमास को असल में अभी तक कोई भी फायदा इस लेवल का अपने अलावा नहीं पहुंचा सका, शायद हिजबुल्लाह भी नहीं पहुंचा सकी, जो यमन ने पहुंचा दिया उनको। आप ये देखिए कि वो सारे का सारा उनके पैरों तले जमीन निकल गई है कि कंपनीज अब जा रही हैं, हमारी इकोनॉमी खत्म हो रही है, कोई लेने वाला नहीं, खरीदार नहीं है, तो माल कहाँ बेचेंगी, कितनी कीमत पर बेचेंगे। लोग कहेंगे कि यार ये काम नहीं होता, बेहतर ये है कि हम फिलहाल कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर चल जाए। और इसराइल में लोगों को वीजे का भी मसला कोई नहीं, एक तो खैर उनका पासपोर्ट बड़ा स्ट्रांग है। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि इसराइल के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो 90% ऐसे लोग हैं जिनके पास डुअल नेशनैलिटीज होती हैं। यानी अगर 16 लाख 15 लाख की बात करें वो तो सारे रशियंस हैं, लाखों के हिसाब से तो फ्रांस के लोग हैं, इसी तरह जर्मनी है, क्योंकि सारी दुनिया से वाए हुए थे तो उनको तो कोई मसला ही नहीं होगा। वो कहेंगे यार ठीक है इसराइल जब जरा कुछ अरसे बाद ठीक हो जाएगा तो हम आ जाएंगे, फिलहाल हमारी तरफ से तो गुड बाय है।
तो जब वो जाएंगे तो अपना पैसा ले जाएंगे और वो उन ममालिक में जाकर कुछ अरसा रहेंगे, क्योंकि इनके पास घर होते हैं हर जगह पर। बिजनेसमैन है, सारी दुनिया को कंट्रोल करने वाले। तो याद रखिएगा अगले कुछ अरसे के अंदर जो हालात जा रहे हैं, चीज़ें बता रही हैं, इजराइल की तबाही बिल्कुल सर पर खड़ी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।